चलो भाई न्यूमेरिकल्स करने हैं। शीट निकाल लीजिए। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बातचीत ना करें, रिकॉर्डिंग चल रही है। पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कंप्लीटली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब कंप्लीटली फिल्ड होता है तो Cm इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, और जब पार्शियली फिल होता है तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K होता है। ये तब जब पार्शियली फिल्ड है, ये जब कंप्लीटली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक। T क्या होता है? थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इन्हीं दो फॉर्मूलों के ऊपर मेनली क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 62 शीट में है, क्वेश्चन नंबर 150 भी वही है, और ये NCERT का क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का 5th क्वेश्चन। फटाफट करेंगे क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। यानी जब एयर फिल्ड थी यानी C नॉट, तब 8 पिकोफैरेड उसका कैपेसिटेंस था। फुल स्टॉप। What will be the capacitance if the distance between the plates be reduced by half? Reduced by half, ठीक है, यानी आधी कम कर दी जाती है, ठीक है। तो reduced by half यानी जो D डैश है वो D by 2 कर दिया गया है। अच्छा, the space between them is filled with the substance of dielectric constant K। और जब ये डिस्टेंस रिड्यूस करी गई है तो उसको फिल किया गया है एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। तो नया कैपेसिटेंस निकालना है भैया। Cm भी नहीं निकालना है, Cm डैश निकालना है। Cm तो केवल तब होता है जब हम केवल डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ दें, बस। लेकिन डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ने के साथ साथ इन्होंने डिस्टेंस भी आधी करी, तो हमने नया Cm डैश लिख दिया। नहीं समझे बात को? हाँ भैया, शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट C नॉट इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इक्वेशन 1। और Cm जो होता है वो होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, बट ये उससे भी कुछ आगे है, तो D को हमें क्या करना पड़ेगा? D बाय 2 करना पड़ेगा। तो Cm डैश बराबर 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। नहीं हो जाएगा? ऊपर चला गया, 2K हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है? C नॉट है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आपका C नॉट 8 था, 8 पिकोफैरेड था, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये थी। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये क्या हो जाएगा? 8 पिकोफैरेड। तो Cm डैश बराबर 2K की वैल्यू 6 और ये हो गया 8 पिकोफैरेड। तो Cm डैश निकल के आ गया 96 पिकोफैरेड। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अकेले जब वैक्यूम था तो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसकी वैल्यू 8 पिकोफैरेड थी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू ये थी। बाद में क्या किया गया कि मीडियम भी घुसेड़ दिया गया और सेपरेशन भी आधी कर दी गई, ठीक है। तो हमने सॉल्व किया और देखा कि Cm डैश 2K टाइम्स आ गया है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हमने निकाल लिया था ऊपर से, ये लिखा है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये था, तो 8 इसकी जगह कर दिया, बाकी सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। जल्दी छापिए, जल्दी छापिए।
क्वेश्चन 162 बढ़िया सवाल है, इसको रख कर दें। 162 काफी सारी चीजें इसी के अंदर है। लिखा है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 50 पिकोफैरड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 4 mm. फुल स्टॉप. इट इज चार्ज्ड टू 200 वोल्ट एंड चार्जिंग बैटरी इज रिमूव्ड. शीट हो तो कृपया इसको अंडरलाइन कर लीजिए. चार्जिंग बैटरी इज रिमूव्ड. अभी हम इसके बारे में लिखवा भी देंगे एक जगह. जब चार्जिंग बैटरी हटा दी जाती है ना तो चार्ज फिक्स हो जाता है. जब तक बैटरी लगी रहती है तब तक V फिक्स होता है, और जब बैटरी हटा दी जाती है तो Q फिक्स हो जाता है. ये याद रखना बहुत जरूरी पॉइंट है. फुल स्टॉप. नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K = 4 ऑफ थिकनेस 2 mm इज प्लेस्ड. गौर से देखिए, सेपरेशन 4 mm है लेकिन डाइलेक्ट्रिक 2 mm का डाला जा रहा है. इसका मतलब पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं फिल हुआ है, ये पार्शियली फिल्ड का केस है. लिख के नहीं आता पार्शियली फिल्ड, तो खुद समझना पड़ता है. 4 mm गैप था, डाइलेक्ट्रिक डाला गया केवल 2 mm का. इसका मतलब जगह खाली बचेगी वहाँ पे. ठीक है. इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स. फुल स्टॉप. डिटरमाइन फर्स्ट फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट. सेकेंड, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. थर्ड, फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर. फोर्थ, एनर्जी लॉस. ठीक है, शुरू करें. तो सबसे पहली बात कि जब वैक्यूम भरा हुआ था, ठीक है, तो तुम्हारा 50 पिको जब शुरुआत से इनिशियल फाइनल की बात हो रही ना, तो I और F लगा. इनिशियल कैपेसिटेंस था 50 पिको फैरेड. ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम जो था वो 4 mm था. चलो ठीक है, यानी D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 4 mm. इट इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई. इनिशियल जो वोल्टेज लगाया गया वो 200 वोल्ट लगाया गया. ठीक है, और चार्ज कर दिया गया. बाद में Q की वैल्यू फिक्स हो गई. ठीक है, यानी चार्जिंग बैटरी इज रिमूव्ड. चार्जिंग, ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग बैटरी इज रिमूव्ड. दैट इज Q का वैल्यू कांस्टेंट हो जाना है. जितना भी आएगा वो फिक्स हो जाएगा. पहले काम करते हैं, निकाल ही देते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला होता है Q = CV. तो इनिशियल कैपेसिटेंस लोगे, इनिशियल वोल्टेज लोगे तो इनिशियल चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो भैया मेरे इनिशियल चार्ज आ गया अपना. इनिशियल कैपेसिटेंस 50 पिको फैरेड. पिको मतलब 10⁻⁻12, और वोल्टेज कितना है 200. ठीक है, तो कितना हो गया 5 × 10. तो उसके आगे 3 0 और 10⁻⁻12. एक काम कर लेते हैं, 10 नैनो कूलॉम कर लेते हैं. ठीक है ना. तो क्योंकि Q फिक्स रहेगा, है ना, बिकॉज Q क्या है, कांस्टेंट है. इसका मतलब यही है कि फाइनल चार्ज भी इनिशियल चार्ज के ही बराबर रहेगा. इसका मतलब फाइनली जो चार्ज आ रहा है वो भी 10 नैनो कूलॉम ही रहेगा. एक आंसर आपका ये आ गया पहले पार्ट में. ये बोला कि द फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट. ठीक है, आंसर 10⁻⁻8 कूलॉम लिखा होगा. बात वही निकल के आती है, 10 नैनो कूलॉम या 10⁻⁸ कूलॉम. बात एक ही है. सेकेंड बोला गया कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट. ये भी बड़ा आसान है. देखो, हाँ, बाद में किया क्या ये भी तो बाकी चीज तो लिखे. बैटरी हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब उधेड़ दिया गया. ठीक है भैया, गिवन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना है 4 है, और थिकनेस इसकी कितनी है 2 mm है. ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि T का वैल्यू D से कम है, यानी कि पार्शियली फिल्ड का केस है. पार्शियली फिल्ड लिख दिया केवल आपके लिए, अदरवाइज पढ़ने से ही समझ में आ रहा है. तो फाइनल पोटेंशियल निकालना है भैया. कुल मिला कैपेसिटेंस भी चेंज हो गया. कैपेसिटेंस भी चेंज हो गया. तो नया कैपेसिटेंस C2 निकाल देते हैं. पार्शियली फिल्ड के केस में ε0A/d - T + T/K हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. वैल्यू कैपेसिटेंस की निकालने के लिए कहा गया तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, बस वैल्यू रख के छोड़ दें. तो C2 जो होगा C2 का C फाइनल,
सी फाइनल जो आएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं, रख लिया जाएगा। एरिया दिए नहीं गया, छोड़ दो। अच्छा, डी का वैल्यू 4 mm है, ठीक है ना। 4 mm बोले तो 4 × 10⁻³ माइनस टी का मतलब 2 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻³ अपॉन के का वैल्यू कितना है 4, 2 दूनी 4। ये फाइनल कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना हो जाएगा 4 - 2, 2 और 2 प्लस आधा यानी 5/2 यानी 2/5 × 10⁻³ ठीक है। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन 1 कैपेसिटेंस हो गया। अच्छा, निकालना क्या था, इस पे आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको फर्स्ट पार्ट मान सकते हो। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। हम सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट बोला गया फाइनल पोटेंशियल निकालना है भैया मेरे, क्योंकि चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज होगा, ठीक है। इनिशियल चार्ज बोले तो CI VI और फाइनल चार्ज मतलब CF VF, Q बराबर CV होता है। इनिशियल कैपेसिटेंस अपने पास है 50 पिको, इनिशियल पोटेंशियल है 200, फाइनल कैपेसिटेंस है 2 एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया दिया है क्या, ये तो नहीं है, रहने दो, 250 रखेंगे भी नहीं, जुगाड़ है अपने पास। इसको रखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि पहले तो ये खाली था ना, हवा में था, वैक्यूम भरी हुई थी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और ये हो गया 200, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 5 × 10⁻³ और b निकालना है दादा। a कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो कितना बढ़िया। d की जगह वैल्यू रख लो, d कितना था अपना 4 × 10⁻³ ये लुढ़क हो गया, ठीक है। क्या बचा, ये ऊपर बचा 200, नीचे बचा 4, तो ये बचा 2, ये बचा 5 और ये बचा BF, ठीक है। सॉल्व कर लो, तुम्हारा फाइनल वोल्टेज भी आ गया है कितना 125 वोल्ट। एक आंसर ये आ गया, समझे। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ये तो आसान था कि इनिशियल चार्ज तुमने कैसे निकाला। फिर यहाँ पे नई चीज जो तुम्हारे सामने आई कि जब चार्जिंग बैटरी हटा दी जाती है तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, तो यानी पहले जितना चार्ज रहेगा फाइनली भी उतना चार्ज रहेगा। एक नई बात ये सीखी। दूसरी नई बात तुमने ये सीखी क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे कि पार्शियली फिल्ड है या कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज, इस तरीके से अगर कभी भी फाइनल पोटेंशियल पूछा जाए कि भैया हमने ये लगाया था अब ये कर दिया है ना, तो फाइनल पोटेंशियल कितना है, तीसरे प्रकार का सवाल हो गया। टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, यही है कहें मोटी मोटी भाषा में कि याद करना पड़ता है। इस तरीके का सवाल आएगा तो ऐसे किया जाता है, ठीक है। जैसे मैथ्स में होता फाइनल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। फाइनल एनर्जी हाफ सी फाइनल वी फाइनल स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर हाफ सी फाइनल वी फाइनल स्क्वायर। ये जरा कैलकुलेट करके बताइए इसके पास कैलकुलेटर है। सी फाइनल कितना है, आ गया, अच्छा निकाले नहीं थे। हाँ देखो, अब इसमें एक देखो यही बात छोड़ो कैलकुलेटर। देखो अगर तुम सी फाइनल वी फाइनल स्क्वायर लगाते हो तो दिक्कत कोई नहीं है तुम्हें। ये सी फाइनल पहले वैल्यू रख के यहाँ पे एरिया दिक्कत कर जाएगा तुम्हें, एरिया नहीं है, समझना बात को। एक और वजह है कि तुमको ये नहीं लगाना चाहिए था, क्या कि Q की वैल्यू कांस्टेंट जब होती है तो Q²/2C लगता है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि फिर उसमें C आता है, 1/2QV लगेगा। मैंने कहा था रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशंस ऐसी आती हैं जब एनर्जी का फॉर्मूला 1/2QV भी लगता है। आज पहली बार तुम्हारे सामने फॉर्मूला 1/2 Q फाइनल V फाइनल लगने जा रहा है, समझे।
क्लियर? ऐसा होता है। अब देखो ये कंडीशन ऐसी फंस गई कि तुम अब सी निकालने के लिए लाचार हो गए। यही तुम्हारा सी यहाँ फंसा था। जब तुम ए रखते तो यहाँ, अगर तुम स्क्वायर सनॉट ए पॉइंट ना रखते तो ए से घट ही ना पाता, ए क्वेश्चन में ही नहीं गिवन है। मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं कि तुम ना क्यू स्क्वायर बाई 2c लगा सकते हो ना हाफ सी वी स्क्वायर लगा। चलो क्यू फाइनल कितना है अपने पास? 10 नैनो। और वी फाइनल कितना है? 125। फाइनल एनर्जी हमारी हो गई कितनी? 6.25 into 10 to the power minus 7 जूल। आखिरी फोर्थ पार्ट, एनर्जी लॉस। सीधी सी बात है, शुरुआत की एनर्जी और बाद की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो। एनर्जी का लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है? हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल वाली तो निकाल ही नहीं, फाइनल निकाल लियो तुम सीधे। इनिशियल निकाल लो। इनिशियल वाले के लिए भी क्या लगा दो? 1/2 QV, क्योंकि इनिशियल वाले का भी Q और V पता है। या इनिशियल वाले के लिए तुम हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकते हो क्योंकि C पता है। इनिशियल वाले में तो अब फ्रीडम है। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो हाफ CV स्क्वायर ही लगा देते। CI VI स्क्वायर माइनस ये तो निकाल ही दिया, इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 10 to the power minus 7 इसको कर लोगे भैया। CI पता है, VI पता है, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा 3.75 into 10 to the power minus 7 जूल। जल्दी छापिए प्लीज। होमवर्क लिखिए। 150, 166, 165, 161, 157, 1 डालिए। इफेक्ट ऑफ, इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, आता है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक completely filled between the plates of capacitor. Effect of dielectric completely filled between the plates of capacitor. Between the plates of capacitor. इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको मिलेगा, जरूर देखिएगा। हेडिंग है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक completely filled between the plates of capacitor on various parameters. On various parameters. On various parameters. दो केस हैं, अलग अलग लिखते हैं, केस 1 और केस 2। दोनों को हम साथ में पढ़ाएंगे ताकि आपको डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे। इसमें है कि इफ battery remains connected
अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये बात बोल दी, बैटरी जब कनेक्टेड रहती है तो V कांस्टेंट रहता है, जब बैटरी हटा दी जाती है तो Q कांस्टेंट होता है। इफ बैटरी इज removed after charging and then the electric is inserted, मतलब पहले बैटरी को हटा दिया गया चार्ज करने के बाद, फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया। इसमें क्या है कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड and dielectric is inserted, dielectric insert कर दिया गया बैटरी को लगे, ठीक है। अब कृपया 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दीजिए 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समझाने ज़्यादा लग सकता है लेकिन आप मन से करेंगे तो अपने आप लगेगा। सबसे पहली चीज, डाइलेक्ट्रिक कभी भी घुसेड़ो हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ ही जाता है K गुना, तो CM बराबर KC नॉट, ये होता ही होता है। CM बराबर KC नॉट, ये होता ही होता है, चाहे तुम बैटरी लगा रखो चाहे बैटरी हटा दो। अगर पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक उधेड़ दिया है तो हमेशा K गुना बढ़ जाता है, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरी बात, जब बैटरी लगी रहती है तो V की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि कहने का मतलब मीडियम के साथ और मीडियम के बिना दोनों स्थितियों में पोटेंशियल सेम रहता है। लेकिन जब बैटरी हटा दी जाती है तो Q की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि न्यूमेरिकल किया हम लोगों ने। इसका मतलब चाहे मीडियम रहे और चाहे ना रहे, दोनों स्थितियों में चार्ज सेम रहेगा। अब कहानी यहाँ से बदलेगी। अब आपको हमने मान लो पूछ लिया कि पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV होता है। यहाँ पे V क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट हटाओगे तो इक्वल की जगह आएगा प्रोपोर्शनलिटी, यानी Q के साथ वही होगा जो C के साथ हुआ। क्या हुआ C के साथ, K गुना हो गया, तो QM बराबर KQ नॉट। नहीं समझे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हमने जब चैप्टर शुरुआत करी थी तब भी हमने स्टेटमेंट बोला था, कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दोनों की पावर 1 1 हो, तो ऐसे याद करना, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। इसके साथ क्या हुआ, ये K गुना बढ़ गया, तो चार्ज भी K गुना बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फॉर्मूला होता है वेध, V बराबर ED। तो भैया मेरे अगर देखा जाए तो अगर इसको सही से लिखो तो E बराबर V अपॉन D। V भी कांस्टेंट है और D भी कांस्टेंट है ना, तुमने दोनों चीजों में से किसी को तुमने छुआ नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, E का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, V जब तक कांस्टेंट रहता है, यानी कि मीडियम लगा दोगे या हटा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। पांचवा और आखिरी पॉइंट इस कैटेगरी में पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला बताओ क्या लिखे, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है और हाफ कांस्टेंट। पल्ले पड़ा, यहाँ से U प्रोपोर्शनल C हो जाए, तो जो हुआ C के साथ वही होगा U के साथ, UM बराबर KU। ध्यान दीजिएगा, ये पार्शियली फील्ड का केस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, कंप्लीटली फील्ड का पढ़ रहे हैं, हमने हेडिंग में लिखवा दिया। आओ इसमें यार, अब बात करो यहाँ पोटेंशियल की, यहाँ तो V फिक्स हो गया था, यहाँ थोड़ा फिक्स रहेगा। फॉर्मूला होता है V बराबर ED, सॉरी Q बराबर CV, ठीक, Q बराबर CV हो गया। तो यहाँ पे Q कांस्टेंट है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू Q बाय C। तो Q अपना क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जस्ट उल्टा हो गया, तो जो C के साथ होगा उसका उल्टा V के साथ होगा, यानी कि C के साथ क्या हुआ था, K से मल्टीप्लाई हुआ था, तो V के साथ क्या होगा, K से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो V बराबर ED फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे D क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हटाएंगे, इक्वल क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी, यानी जो हुआ V के साथ वही होगा E के साथ। V के साथ क्या हुआ, Vm बराबर V नॉट बाई K, Em बराबर E नॉट बाई K। पांचवा और आखिरी, एनर्जी क्या लगा दें, Q स्क्वायर बाय 2C। बोलो नहीं पाते
ढूंढे हुए एक नंबर Q कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, तो क्या हो गया U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। C के गुना बढ़ा तो U के गुना कम हो जाएगा। फटाक से छाप लो बिना कोई देर लगाए। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसको लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 66 के लिए आधा पेज छोड़ देना, होमवर्क है तुम्हारे, डायरेक्ट कर लेना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे रहे हैं वीडियो की वजह से। एक्सप्लेन व्हाट वुड, जैसे एनसीईआरटी का 2.9 है 66 वाला, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर क्वेश्चन करनी पड़ती है ये, तो आप देख लेना लिखा ही होगा। शीट हो गई हो तो एनसीईआरटी का 2.9 देख लेना। साइड पे लिख दिया होगा। आखिरी टॉपिक, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको ऐसे केसेस मिलेंगे, जल्दी छाप लीजिए। ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो लिखे नहीं पा रहा बेचारा, तो फोन पर नीचे लिखा। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसेड़े गए 3, एक K1, एक K2 और एक K3, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन मिल सकता है आपको, और एक कॉम्बिनेशन आपको ऐसा मिल सकता है। ये तुम लिख लेना है, शांत होकर बैठ जाएंगे 20 मिनट। टेंशन में लो, कुछ लोग खुद पढ़ाई चले जा रहे, नजर टेस्ट नहीं होगा। पेपर बनाने में, टाइप करने में और प्रिंटिंग निकालने में पूरा हमने कल का दोपहर बर्बाद कर दिया। वो मेरे हिस्से का तुम लोग कर रहे हो, आराम से सोने वाला काम तुम मेरे हिस्से का कर रहे हो। ये आगे आधे मिटा रहे नीचे वाला। देखिए
ट्रिपल एस एंड ASP। ठीक, बताते हैं क्या मीनिंग है। सबसे पहली बात, जब कभी इस तरीके का सिचुएशन आए तो आप ये मान के चलिए कि गैपिंग जो है वो उतने ही इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, लेकिन एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसमें सेपरेशन स्प्लिट होती है। क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एरिया टूट रहा है। देखिए 1/3 एरिया में K1 डाइलेक्ट्रिक है, 1/3 एरिया में K2 डाइलेक्ट्रिक है, 1/3 एरिया में। इस बार D नहीं स्प्लिट हुआ है, यानी यहां पे क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ एरिया। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसे आपके होम एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में चांसेस कम है, कॉम्पिटिटिव में मिल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये होता है भैया, जब सेपरेशन का स्प्लिटेंस हो तो सीरीज होता है। जब सेपरेशन का स्प्लिटेंस हो तो सीरीज होता है। अर्थात ये 3 कैपेसिटर आप बना सकते हैं सीरीज में, 1 2 3। समझे? ये K1 वाला, ये K2 वाला, ये K3 वाला, है ना? इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3 नहीं हो जाएगा? बोलो। इसका क्या हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3 नहीं हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3। C1 C2 C3 आ गए, फिर सीरीज का फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट निकाल लेना, नहीं हो जाएगा? कर लोगे ना? इसके बाद C इक्विवेलेंट। आप क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। इतना ही पढ़ाया जाता है, ये मत समझना कि मल्टी निपटाए दे रहे हैं। ठीक है, यही तरीका, फॉर्मेट बता रहा हूँ बस। बुक में तो ये भी लिखा भी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट सवाल दिया जाता है। ठीक है, जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो इसका मतलब ये 3 डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर्स हैं, ये सीरीज में जुड़े हैं। बस फॉर्मूला वही होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, तो K1 K2 K3 लगा दिया डाइलेक्ट्रिक का, और D/3 D/3 D/3। तो जितने कैपेसिटेंस आएंगे, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 लगा के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। नहीं समझे? आ जाओ पैरेलल में। जब एरिया का स्प्लिटेंस हो तो पैरेलल होता है, ASP। ये तो भूल जाओगे तुम। ठीक है, जब एरिया टूटेगा तो पैरेलल होगा, और जब सीरीज टूटेगा तो सेपरेशन टूटेगा तो सीरीज। जब सेपरेशन टूटेगा तो सीरीज बनेगा, और जब एरिया टूटेगा तो पैरेलल बनेगा। कैसे? ऐसे। अब ये तुम्हारे 3 कैपेसिटर हो गए, बनाओ फिर तुम क्या, जैसे कोई दिक्कत नहीं, बस समझने की बात होती है। ले भैया, ये आपके 3 कैपेसिटर हो गए, काहे में? पैरेलल में। ये वाले का C1 निकलेगा, ये वाले का C2, ये वाले का C3। एरिया सबका A/3 है, बस यही दिक्कत हुई है भाई। 4 भरे होते तो A/4 हो जाता, 5 भरे होते तो A/5 हो जाता। इसमें डाइलेक्ट्रिक K1 घुसा, इसमें K2, इसमें K3। बताओ क्या होगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D। D में कोई फर्क नहीं पड़ा, D में कोई फर्क नहीं पड़ा किसी। जैसे यहाँ पे A में कोई फर्क नहीं था किसी। ठीक हो जाएगा? C2 क्या हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A की जगह बस A/3 अपॉन D, और ये हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन। आखिरी में जब पैरेलल हो जाते हैं तो C बराबर C1 + C2 + C3। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हवा लिख देना भैया, बाय यूजिंग 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो ये निकलेगा बाय यूजिंग C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2 +
चैप्टर 57 हुआ।